जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज, यानी कि एनसीईआरटी सीरीज में आज क्लास 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 से। इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान क्या है। इस पूरे चैप्टर का हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे। शॉर्ट नोट्स के साथ हम एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है वो भी, और जो आ सकता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, भारतीय संविधान। तो पहला पॉइंट है कि संविधान क्या है। संविधान क्या होता है? तो संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए उसके लिए नियम और सिद्धांत दोनों को ज़रूरत पड़ती है। तो उसी नियम और सिद्धांत को लिखित रूप में एक दस्तावेज होता है, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि देश की सरकार कैसे काम करेगी, नागरिकों को क्या अधिकार दिया जाएगा, सरकार की शक्तियाँ कहाँ कहाँ सीमाएं होगी। तो वही है संविधान। यानी कि सरल शब्दों में समझे तो संविधान देश के नियमों की एक बड़ी किताब है, जैसे ये संविधान का बुक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यानी कि क्या है कि संविधान देश की सर्वोच्च कानून व्यवस्था है, जिसमें देश के बनने वाले कानून या सरकार के कार्य संविधान के अनुसार होनी चाहिए। आखिर संविधान की ज़रूरत भारत को क्यों है? किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि एक देश का निर्माण करना था, जिसमें देश में अलग अलग धर्म थी, अलग भाषाएं थी, जातियां थी, संस्कृतियां थी। ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकें, इसलिए हमको संविधान का निर्माण करना पड़ा। क्योंकि भारत क्या है, भारत एक बहुत विविधताओं वाला देश है। यहाँ अलग अलग भाषा है, जैसे इस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, दक्षिण क्षेत्र में कहीं तेलुगु, कहीं तमिल, कहीं कन्नड़ा, कहीं उड़ीसा, कहीं मैथिली, कहीं बंगाली, कहीं पंजाबी। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो इन सभी को मिलाकर एक रहे, इसीलिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है देश को चलाने के लिए। इस देश को चलाने के लिए जैसे कि सभी नागरिकों को सम्मान मिले, जितने भी नागरिक देश में हैं सभी को समान माने। नागरिकों का अधिकार, जो भी अधिकार है उसकी रक्षा की जाए। सरकार की शक्तियाँ लिमिट रहे, देश में लोकतंत्र स्थापित हो और अलग अलग समुदायों के बीच अलग अलग विश्वास बनाए रहे। यानी कि सामाजिक और आर्थिक दोनों दिशा में सरकार काम करे, आर्थिक विकास भी करे और सामाजिक विकास भी करे। इसलिए हमें किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अभी के संविधान बनाने की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई? तो संविधान बनाने की प्रक्रिया जो है वो संविधान सभा द्वारा बनाई गई है। तो ये जो संविधान सभा है हुई थी 1946 को। संविधान सभा बनना स्टार्ट हुआ था 1946 को, बनना सभा बना। इसका सभा का गठन हुआ 1946 को, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और जब संविधान तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान बन के
लागू हो गया था, लेकिन स्वीकार कब हुआ? 26 जनवरी 1950। क्यों? जब 26 जनवरी 1949 को जब स्वीकार किया गया था तो 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो जाता। तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? इसलिए लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को क्योंकि 26 जनवरी जो है एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया था, टोटल इंडिपेंडेंस का मांग किया था 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हम 26 जनवरी को ही इसे लागू किए और इसलिए 26 जनवरी को हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस तरह हमारा संविधान, भारत का संविधान का निर्माण हुआ था। अब इस संविधान में भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका रही? तो भीमराव अम्बेडकर क्या कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब प्रारूप समिति क्या होता है? तो प्रारूप समिति एक संविधान बना, तो संविधान का सभा का जो निर्णय लिया जाता था, जो भी संविधान सभा में अलग अलग मेंबर है, सभी अलग अलग मेंबर मिल के अलग अलग निर्णय देते थे। उस निर्णय के आधार पे एक मसौदा तैयार किया जाता था, एक निर्णय लिया जाता था। उसी निर्णय का जो अध्यक्ष थे वो प्रारूप समिति का उसका थे भीमराव अम्बेडकर। इसका मुख्य काम क्या था कि संविधान के मसौदे को तैयार करना और उन्हें अंतिम रूप में देने में मदद करना, ये प्रारूप समिति का मुख्य काम था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए अक्सर इन्हें भारतीय संविधान सभा का मूल प्रमुख शिल्पकार कहा जाता है। संविधान एक व्यक्ति से नहीं बना था, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे सदस्य भी थे और बहुत सारी समितियों का गठन भी हुआ था। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है। तो इसमें बहुत सारी विशेषता है, जैसे इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जितने भी वयस्क हैं जो 18 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उन्हें उनके वोट करने का अधिकार मिला जाए, यानी कि उसे कानूनी रूप से उसे पंजीकृत में नामांकन किया जाए, वोट करने का अधिकार किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, या कोई भी लिंग हो, या कोई भी आर्थिक स्थिति हो, सभी को वोट करने का अधिकार हो, मतदान करने का अधिकार हो, ठीक है। और उसे सरकार चुनने में भी भागीदारी मिले, इसलिए पहली विशेषता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। दूसरा है कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार एक संविधान के द्वारा नागरिकों को दिया जाने वाला कुछ अधिकार है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य है कि नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों में समानता, नागरिकों की सम्मान की रक्षा करना, ये सब है हमारे संविधान के द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है। जैसे मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का है कि अनुच्छेद ये आता है 14 से लेकर 18 के बीच में आता है समानता का अधिकार, जो कि इसके अनुसार कानून के नज़र में सभी नागरिक समान है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 90 से लेकर 22 के बीच में आता है, उसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि नागरिकों को संविधान के द्वारा जो सीमाएं हैं उनके भीतर विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का जबरन या अनुचित शोषण नहीं किया जाए, इसका प्रावधान किया गया है संविधान में। अगर वो शोषण करता है तो उसके लिए कानून उसको सजा देगी। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि 25 टू आर्टिकल 28 के बीच, यानी कि नागरिकों को अपने अपने धर्म को मानना
उसके पालन करना, आचरण करना, उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। फिफ्थ है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि 19 और आर्टिकल 30। इसमें जो भी समुदाय है उसको अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा करना, ये सब उनको अधिकार प्राप्त है। और लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार अगर उल्लंघन होता है तो न्यायालय की सहायता से उसको ले सकता है। वह न्यायालय की सहायता ले सकता है, न्यायालय के पास जा सकता है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सब था संविधान की विशेषता, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। अब देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है कि भारत क्या एक धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि कोई भी राज्य या कोई भी देश, यानी कि कोई भी राज्य या कोई भी देश किसी एक धर्म का पालन नहीं करता है। यहाँ पे सभी धर्मों के प्रति समान अधिकार है, समान व्यवहार है। यही संवैधानिक सिद्धांत को अपनाता है। यही भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी कि भारत में व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यता को पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता कानून और संविधान के सीमाओं के अधीन है। ठीक है। 8 है संघीय व्यवस्था, यानी कि भारत में बहुत स्तर पे शासन है। इसे मुख्य रूप से केंद्र सरकार, जो कि पूरे देश से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पे काम करती है, जैसे रेलवे हो गया, जो विदेश नीति हो गया, या बैंकिंग से रिलेटेड ये हो गया, या रेलवे से रिलेटेड हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब केंद्र स्तर पर विषय है। राज्य स्तर की बात करें, राज्य स्तर पर जैसे पुलिस हो गया, पुलिस कानून व्यवस्था हो गया, या आपका कृषि या सिंचाई हो गया, कृषि और सिंचाई हो गया, या जो स्थानीय शासन हो गया, ये सब राज्य स्तर के विषय पर काम करती है। यानी कि राज्य स्तर पर राज्य से जुड़े विषय पर शासन करती है, और केंद्र स्तर पर पूरे देश से जुड़े विषयों पर काम करती है। स्थानीय सरकार क्या करती है, जो गाँव है या जो शहर के स्तर पर स्थानीय समस्याओं, जैसे नाला हो गया, सड़क हो गया, ग्रामीण सड़क हो गया, साफ सफाई हो गया, इस सबसे संबंधित काम करती है स्थानीय सरकार। इस तरह भारत में विभिन्न शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब अगला पॉइंट है कि संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि भारत में क्या है, संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यानी कि लोग चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि लोकसभा में जाके बैठते हैं। हमारा जो शासन है वो एक संसदीय शासन व्यवस्था है। ये हमारा संसद है। इसमें दो सदन होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। हम जो अपना प्रतिनिधि मतदान के माध्यम से चुनते हैं वो जाती है लोकसभा, जो कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, जो सरकार के प्रति जवाबदेही रहना पड़ता है। और राज्यसभा में डायरेक्ट नहीं चुनते बल्कि इनडायरेक्ट यहाँ पे चुनाव होता है। उसके बाद देखते हैं 10 है शक्ति का विभाजन, यानी कि सरकार की जितनी भी शक्तियाँ हैं उसको अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया गया है। जैसे विधायिका क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। यानी कि जो लोकसभा है प्लस राज्यसभा है प्लस हमारे जो प्रेसिडेंट है, ये तीनों मिलकर एक कानून बनाती है। ये विधायिका है, तो विधायिका कानून बनाने का काम करती है। और जो कार्यपालिका है वो कानून और सरकारी नीतियों को लागू करने का कार्य करती है। और जो न्यायपालिका है वो हमें न्याय प्रदान करती है। इसलिए इसका विभाजन किया गया है कि किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी देश की शासन व्यवस्था न चली जाए, इसलिए इसका विभाजन किया गया है। अब देखते हैं कि अल्पसंख्यक की सुरक्षा। भारत में क्या है कि अनेक धर्म है, अनेक भाषा है, अनेक संस्कृति के समुदाय रहते हैं। यहाँ पे बहुसंख्यक लोगों के हितों करना की पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों का पहचान करना, उनकी रक्षा करना भी हमारा काम है, सरकार का काम है। जो भी समुदाय, यानी कि जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति या अपनी शिक्षा से जुड़े जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको सरकार रक्षा करती है। यानी कि देश में विविधता और लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने में मदद करती है। नेक्स्ट है कि सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना, यानी कि भारत में लंबे समय से जातिवाद, लिंग में भेदभाव, सामाजिक स्थिति के कारण भेदभाव, ऐसी समस्या आ रही है। ठीक है, तो इसका संविधान का उद्देश्य क्या है कि सभी नागरिकों की समानता और सम्मान देना। इसलिए संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अगर कोई भेदभाव करता है, अस्पृश्यता करता है, तो उसके लिए सरकार जो है संविधान वो कानून बनाया गया है कि अस्पृश्यता अधिनियम 1955, अगर कोई अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है सरकार, इस एक्ट के माध्यम से उसको सजा दी जाएगी। और वो अस्पृश्यता क्या है, वो सुरक्षा के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध हमें सुरक्षा देता है, समानता के सिद्धांत का स्वीकार करता है, और जो कमजोर है या जो वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करता है उनको विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। अब एक संविधान और लोकतंत्र, ये क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, सिर्फ चुनाव कराना ही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में ये भी जरूरी है जो नागरिकों के अधिकार है या जो सरकार का कानून है ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। यानी कि लोकतंत्र में ये भी जरूरी है कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित है कि नहीं है, सरकार कानून के अनुसार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, लोगों को अपनी बातों की रखने की स्वतंत्रता है नहीं है, सरकार लोगों के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह है नहीं है, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो। इन सभी बातों को सुनिश्चित करने के लिए संविधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
अब संविधान सरकार पर कैसे नियंत्रण करती है? तो सरकार के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। यदि सरकार पे शक्तियों का नियंत्रण न किया जाए तो वो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए संविधान सरकार की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित किया है, यानी कि जो भी शक्तियाँ उसको लिमिट किया गया है। अगर कोई शक्ति या कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायपालिका उस कानून को वैधता समाप्त कर दी जाती है और उस जो कानून है उसकी संवैधानिक वैधता की जांच कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है। संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? तो संविधान इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश की शासन व्यवस्था निर्धारित हो, नागरिक को अधिकार की रक्षा हो, सरकार की नीतियाँ सीमित हो, लोकतंत्र को मजबूत करना, समानता स्वतंत्रता के सिद्धांतों को महत्व देता है, जो भी विभिन्न अलग अलग समुदाय उसको अधिकार की रक्षा करना, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन करता है, न्यायपालिका को स्वतंत्र भूमिका देता है, कोई देश की कानून के शासन को स्थापित करता है और नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है संविधान। तो ये थी हमारा क्लास 8 का संविधान शॉर्ट नोट्स पूरे चैप्टर का। अब इसमें परीक्षा के लिए कुछ याद रखने योग्य क्या है कि संविधान सभा, जैसे संविधान सभा बनाने वाली संस्था को ये बोलते हैं संविधान सभा। इसे स्वीकार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया। लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। शासन व्यवस्था क्या है? जिसका शासन व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र है। संसद में कितने सदन आते थे? 2 सदन आते, एक है लोकसभा, एक और राज्यसभा। हमारे मतदान की आयु कितनी होती है? तो 18 वर्ष की होती है। न्यायपालिका क्या होती है? जो कानून की व्याख्या करती है और हमें न्याय देती है। विधायिका क्या करती है? तो विधायिका कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? जो विधायिका कानून बनाती है उसी का वो लागू करने का काम है कार्यपालिका का। धर्मनिरपेक्ष क्या है? कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान और संवैधानिक दृष्टिकोण। मौलिक अधिकार क्या है? जो नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करना वो है मौलिक अधिकार। ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब हम देखते हैं